गंदे काम का गंदा अंजाम। मेरे एक दोस्त ने बताया कि फलां होटल में खूबसूरत अनटच लड़की आई है। मैंने मुंह बोली कीमत अदा करके लड़की को एक रात के लिए बुक कर लिया और जब मुकर्ररा वक्त पर अपने दोस्त के साथ होटल के कमरे में पहुंचा तो सामने अपनी बेटी को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं आईने के सामने खड़ा अपनी टाई दुरुस्त कर रहा था। चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी और आंखों में वो मखसूस चमक थी जो किसी नए शिकार की खबर सुनकर मुझ में पैदा हो जाया करती थी। मेरा नाम रज़ा है, शहर का माना हुआ बिजनेसमैन जिसकी शराफत की कस्में लोग खाते नहीं थकते थे। लेकिन मेरी सफ़ेद कमीज़ के पीछे एक सिया दिल धड़क रहा था। मेरी बीवी और बच्चे दूसरे शहर मेरी बहन की बेटी की शादी में गए हुए थे। मैंने कारोबारी मशरूफियत का बहाना बनाया था और कह दिया था कि मैं आखिरी वक्त पर पहुंच जाऊंगा। घर में फैली खामोशी मुझे कारखाने को नहीं दौड़ रही थी बल्कि मुझे आज़ाद महसूस करवा रही थी। मैं एक बार फिर अपनी मनमानी कर सकता था। आज से पहले भी मैंने कई बार जवान और कमसिन लड़कियों के मज़े लूटे थे। मेरे लिए औरत गोश्त के एक लोथड़े से ज़्यादा कुछ न थी जिसकी कीमत मार्केट में उसकी उम्र और ताजगी के हिसाब से तय होती थी। अभी मैं निकलने की तैयारी कर ही रहा था कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। फैज़ान का फ़ोन था। वो मेरा दोस्त कम और मेरे इन काले कारतूतों का एजेंट ज़्यादा था। उसने मुझसे पूछा कि रज़ा तू कहाँ है? तुझे पता है आज होटल में एक बिल्कुल कुंवारी अनटच लड़की आई है। अगर तेरा इरादा है तो सौदा कर लेती हैं। तू आजा, पहले माल चेक कर ले। ये सुनकर मैं खुशी से फूले ना समाया। मेरे अंदर का दरिंदा जाग उठा। मैंने उसे कहा कि तू बस उसे रोक के रख, मैं आ रहा हूँ। कीमत की फ़िक्र मत करना। तुझे पता है रज़ा, जब किसी चीज़ पर दिल हार जाए तो नोटों की बारिश कर देता है। मैंने फ़ोन जेब में डाला, अपनी महंगी खुशबू का एक लंबा स्प्रे किया और कमरे से निकल गया। सीढ़ियों से उतरते हुए मुझे एक लम्हे भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैंने तो बस यही सोचा कि चलो घर वाले भी नहीं हैं, इससे बेहतर मौका और क्या होगा। गाड़ी की रफ्तार मेरी धड़कनों के साथ बढ़ रही थी। सड़क पर रोशनियां पीछे छोड़ती जा रही थी और मेरा जहन उस लड़की के तसव्वुर में गुम था। मैंने दिल में सोचा कि आज की रात भी क्या रात होगी। फैज़ान ने अगर अनटच कहा है तो यकीनन कोई ख़ास बात होगी। मेरा माजी ऐसे कई वाक़यात से भरा हुआ था। मैंने कभी किसी लड़की की आंखों में छुपे आंसू नहीं देखे थे। मुझे तो बस उनके जिस्म की तड़प और अपनी हवस की तस्कीन से गज़ था। मैंने कई घर उजाड़े थे, कई मासूम मंदियाँ पैसों से इस खरीदी थी, लेकिन मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। मुझे लगता था कि जब तक मेरी जेब में पैसा है मैं खुदा बना रहूँगा। होटल के करीब पहुंचकर मैंने गाड़ी एक तरफ खड़ी की। है शहर के बाहर एक ऐसा मुकाम था जहां कानून की नहीं बल्कि हवस और नोटों की हुक्मरानी थी। फैज़ान गेट पर ही मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे देखकर तंज़िया मुस्कुराहट दी और कहा कि बड़ी जल्दी पहुँच गए रज़ा मियाँ, लगता है तड़प ज़्यादा है। मैंने उसे कहा कि वक्त ज़ाया मत कर, बता कि वे कहाँ हैं। उसने मुझे अपने साथ ऑफिस चलने को कहा ताकि रकम का मामला तय हो सके। मैंने बटुए से नोटों की गड्डियाँ निकाल कर मेज़ पर रख दी। ये रकम इतनी थी कि एक गरीब ख़ानदान की पूरी ज़िंदगी संवर सकती थी, लेकिन मैंने उसे एक रात के सुकून के लिए लुटा दिया। उसने मुझे कमरा नंबर 402 की चाबी थमाई और कहा कि वंदर तेरा इंतज़ार कर रही है। वे बहुत डरी हुई है, लेकिन तुझे तो डरी हुई लड़कियाँ ही पसंद है। मैंने चाबी छीनी और तेज़ी से लिफ्ट की तरफ बढ़ा। मेरा पूरा जिस्म जोश से काँप रहा था। मैं नहीं जानता था कि ये जोश थोड़ी देर में कैसी इज्जत में बदलने वाला है जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। लिफ्ट चौथी मंजिल पर रुकी। राहदारी में मौत जैसी खामोशी थी। मैं कमरा नंबर 402 के सामने पहुंचा और एक गहरा सांस लिया। मैंने अपने कपड़े दुरुस्त किए और धीरे से चाबी ताले में घुमाई। कमरा नीम तारीख था। सिर्फ एक छोटा सा लैम्प जल रहा था जिसकी जर्द रोशनी माहौल को मज़ीद पूरा सरार बना रही थी। बेड के कोने पर एक दुबली पतली लड़की बैठी हुई थी। उसने अपना सर घुटनों में छुपाया हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसे देखकर मेरी राल टपकने लगी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। मैंने उससे कहा कि घबराओ मत जाने मन, मैं आ गया हूँ। और फिर मैं उसकी तरफ बढ़ा। लड़की के कंधे लरस रहे थे, वे सिसकियाँ भर रही थी। मुझे उसकी रोने की आवाज़ में एक अजीब सी अपनायत महसूस हुई, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मैं उसके करीब पहुँचा और उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने ज़बरदस्ती उसे कहा कि अब ये शर्माना छोड़ो, अपना चेहरा तो दिखाओ। मैंने तुम्हारी बहुत भारी कीमत अदा की है। जैसे ही मैंने उसका सर ऊपर उठाया तो उसका चेहरा रोशनी में आया तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे जिस्म का सारा खून जैसे सफ़ेद पड़ गया हो। मेरे हलक से आवाज़ निकलना बंद हो गई क्योंकि सामने मैं एक बहुत ही मुतवस्त तबके घराने में पैदा हुआ था
जहाँ हर रुपए की कदर सिखाई जाती थी। मेरे वालिदैन निहायत नेक सीरत और सादा रूह इंसान थे, जो हलाल रिस्क को ही कुल कायनात समझते थे। मगर मेरे अंदर बचपन से एक बेचैनी थी। मैं अपने पुराने कपड़ों और सादा घर को देखकर हमेशा कुढ़ता रहता था। जब मैंने कॉलेज की दुनिया में कदम रखा तो मेरी मुलाकात फैज़ान और उस जैसे चंद बिगड़े हुए रईसज़ादों से हुई, जिन्होंने मुझे ऐशो इज़्ज़त का चस्का लगा दिया। मैंने देखा कि दुनिया में इज़्ज़त सिर्फ़ पैसों की है, चाहे वे किसी भी रास्ते से आएँ। मैंने शुरू में छोटी-मोटी हेरा फेरी शुरू की और फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्मगलिंग और कमीशन खोरी के काले धंधों में पड़ गया। मेरे पास अचानक दौलत आने लगी तो मेरे रहन-सहन के तरीके बदल गए। जब मेरे वालिद को मेरे इन काले कारतूतों की भनक पड़ी तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया। उन्होंने मुझे खुदा के कहर से डराया, मगर मैं दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। मैंने अपने ही बाप से बदतमीज़ी की और उनसे कहा कि आपकी कुर्बत ने आपकी सोच छोटी कर दी है। उस दिन मेरे वालिद ने दिल बर्दाश्ता होकर मुझसे कहा कि रज़ा, तू हमारा बेटा नहीं हो सकता। जिस माल में दूसरों का खून शामिल हो वो कभी फल नहीं देता। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। यूँ कहो कि मैंने खुद ही उनका घर छोड़ दिया। मैं एक पुरताइश फ्लैट में मुंतकिल हो गया और वहाँ से मेरी अय्याशी का वह दौर शुरू हुआ जिसने मुझे हैवान बना दिया। मैं अकेला रहता था और मेरे पास बेतहाशा काला धन था, जिसे उड़ाने के लिए मुझे रोज़ नए शिकार चाहिए थे। उसी दौरान मेरी गिरावट की वह सबसे बड़ी शुरुआत हुई जिसका जिक्र करते हुए आज मेरी रूह काँपती है। हमारे फ्लैट की सफाई के लिए गरीब बेवा की जवान बेटी ज़हरा आती थी। वो इतनी मासूम थी कि उसे शहर की चालाकियों का इल्म ना था। मैंने उसे देखकर अपनी हवस का मंसूबा बनाया। मैंने उसे पहले पैसों का लालच दिया, फिर उसे धमकाया कि अगर उसे मेरी बात न मानी तो मैं उसके भाई को झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा। वो लड़की मेरे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही कि साहब, आपके बच्चे जैसी हूँ, मुझे बख्श दे। मगर मेरे दिल में रहम का एक कतरा भी नहीं था। मैंने एक रात उसकी इज्जत को तार तार कर दिया और उसने कुछ नोट थमाकर खामोश रहने का कहा। इस वाक्य के बाद वो और उसकी माँ शहर छोड़कर चले गए, मगर मैंने मुड़कर भी नहीं देखा कि वे कहाँ गए और किस हाल में जी रहे हैं। उस गुनाह के बाद मेरे अंदर की रही सही इंसानियत भी ख़त्म हो गई। ज़हरा के जाने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी तड़प और भूख जाग उठी। मुझे लगा कि पैसा हर मामले का हल है और हर औरत की एक कीमत होती है। अब मैंने बाकायदा तौर पर गरीब बस्तियों का रुख करना शुरू कर दिया। मैं वहाँ के दलालों से राब्ता करता और ऐसी लड़कियों की तलाश में रहता जो अपनी कुर्बत को किसी मजबूरी के हाथों मजबूर हो। मैंने एक के बाद एक कई लड़कियों की ज़िंदगियों से खेलना शुरू कर दिया। मेरा ज़मीर अब पूरी तरह मर चुका था और कुदरत भी शायद मुझे ढील दे रही थी। मेरे कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो रही थी। जितना मैं गुनाहों में धंसता जा रहा था उतना ही पैसा मेरे पास आ रहा था। मैंने महंगी गाड़ी और बड़े बंगलों का ढेर लगा दिया। अब मैंने शराब और नशे का भी सहारा लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि रातों की अय्याशियों के लिए मुझे हिम्मत चाहिए होती थी। मैं अक्सर नशे में धुत रहता और फैज़ान के साथ मिलकर ऐसी ऐसी महफिलें सजाता जहाँ इंसानियत का जनाजा निकल जाता था। मैंने कई ऐसी लड़कियों का सौदा किया जिनके बाप बीमार थे या जिनके भाइयों को नौकरी चाहिए थी। मैं उन्हें नौकरी का झांसा देकर बुलाता और फिर उनका सब कुछ लूट कर उन्हें कूड़े के ढेर की तरह फेंक देता। मेरा गौर आसमान को छू रहा था। मुझे लगता था कि मैं नाकाबिले तस्कीर हूँ और कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने अपनी अय्याशी की ज़िंदगी को इतना फैला दिया था कि अब मुझे आम लड़कियों में वो कशिश महसूस नहीं होती थी। मैं हर बार किसी नई और अनटच लड़की की फरमाइश करता और फैज़ान मेरी इस हवस को पूरा करने के लिए पूरे शहर में अपनी जाल फैलाता रहता। उसी दौरान मैंने बड़े बड़े क्लबों और पार्टियों में जाना शुरू किया, जहाँ मेरा पाला शहर के अमीर तरीन लोगों से पड़ता था। मैंने अपनी काले धंधों को छुपाने के लिए एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी थी जो दिखने में बहुत मोजिज़ थी, लेकिन उसके पीछे सारा काला धन लगा हुआ था। मैंने नशे की ज़्यादती की वजह से अपनी सेहत की भी परवाह करना छोड़ दी थी। बस एक धुन थी कि पैसा कमाना है और उसे अपनी हवस पर लुटाना है। कुदरत मुझे मुसलसल मौका दे रही थी और मेरा पैसा बढ़ता ही जा रहा था। मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि ये पैसा नहीं बल्कि मेरे गुनाहों का बोझ है, जो वक्त आने पर मुझे ही कुचल देगा। इसी तरह कई साल बीत गए और मैं इस गंदगी के दलदल में इतना गहरा उतर गया कि मुझे अपनी असल पहचान भी भूल गया। अब मैं सिर्फ एक शिकारी था जिसकी नज़र हर मासूम चेहरे पर होती थी और मैं हर कीमत अदा करने को तैयार रहता था। इसी अरूज के दौरान एक ऐसी तकरीब आई जिसने मेरी ज़िंदगी की सीमत बदल दी और मुझे वो लड़की मिली जिसने मुझे पहली बार मोहब्बत का एहसास हुआ। यह एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी थी जहाँ शहर के तमाम नामवर लोग जमा थे।
मैं अपनी चमचमाती गाड़ी से उतरा और अपनी महंगी घड़ी और लिबास की नुमाइश करते हुए हॉल में दाखिल हुआ। वहाँ मौसी और रोशनियों का शोर था, मगर मेरी नज़रें किसी खास चीज़ को ढूंढ रही थी। अचानक मेरी नज़र साइमा पर पड़ी। वो एक सफ़ेद रंग के लिबास में मलबूस थी और इसकी सादगी ने इस पूरे ज़ोम महफिल में भी एक अलग ही समा बांध रखा था। वो किसी बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी थी। मैंने फैज़ान से उसके बारे में पूछा तो उसने हंसकर कहा कि रज़ा, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये बहुत ऊंची उड़ान है। मगर मेरे लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं था। मैंने साइमा तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी दौलत और चालाकी का इस्तेमाल किया। मैंने अपने आप को एक ऐसे नफीस और मुजाहिब इंसान के तौर पर पेश किया जिसका उन तमाम गलस्तों में से कोई लेना देना ही नहीं था। मैंने साइमा से बातचीत शुरू की और उसे अपनी फ़र्ज़ी किस्तों से मुतासिर करना शुरू किया। मैं उसे बताता कि मैंने किस तरह यतीम खानों की मदद की है और किस तरह मैं एक ईमानदार कारोबारी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। साइमा, जो खुद एक पाकीज़ा दिल लड़की थी, मेरी बातों में आ गई। उसे लगा कि शायद उसे ख्वाबों का शहज़ादा मिल गया है। मैंने महीनों तक उसका पीछा किया, उसे महंगे तोहफ़े दिए और उसे इस बात का यकीन दिला दिया कि मेरी ज़िंदगी का वाहिद मकसद अब उसे हासिल करना है। साइमा के वालिद भी मेरी तरह मेरी दौलत और ज़ाहिरी शराफत से मुतासिर हो गए और यूँ हमारी मोहब्बत का ये सिलसिला शादी के बंधन की तरफ बढ़ने लगा। मैंने शादी से पहले अपने तमाम पुराने राब्ते ख़त्म करने का नाटक किया और फैज़ान को भी कुछ अरसे के लिए दूर रहने का कहा, ताकि साइमा को मुझ पर शक न हो। हमारी शादी एक शाहाना तकरीब में हुई और मैंने साइमा को एक रानी की तरह अपने नए बंगले में रखा। साइमा के साथ गुजारे हुए इब्तिदाई दिन मुझे एक नई ज़िंदगी का एहसास दिला रहे थे। मुझे लगा कि शायद अब मैं सुकून पा लूँगा, मगर गुनाह का चस्का और काले धन का नशा इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। मैंने साइमा के सामने तो एक बेहतरीन शौहर का रूप धारण कर लिया, लेकिन जैसे ही वह सो जाती या कहीं बाहर जाती, मैं वापस अपने पुराने ठिकानों पर पहुंच जाता। अब मेरी अय्याशियों में एक नया अंसर शामिल हो गया था, यानी धोखा। मैं अपनी बीवी की मोहब्बत को भी धोखा दे रहा था और अपने कारोबार के नाम पर अब भी मासूम लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहा था। इसी दौरान हमारी ज़िंदगी में अमन की आमद हुई। अनम के पैदा होने पर मैं पहली बार सचमुच रोया था। मुझे लगा कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का कफ़ारा है। मैंने अहद किया कि मैं अब अपनी बेटी के लिए एक मिसाली बाप बनूंगा, मगर मेरा दिल सियाह हो चुका था। मैं गुनाहों के दलदल में इस कदर धंस चुका था कि अब उस दलदल से निकलना मुझे नामुमकिन लगता था। इसलिए मैं अनम को सीने से लगाकर वही पुराने गुनाह करता रहा और कुदरत खामोशी से मेरे गुनाहों का घड़ा भरती रही। पैसा पहले से भी ज़्यादा आने लगा और मैंने अय्याशियों की भूख भी बढ़ती गई। अनम के बाद मेरे घर बेटा बिलाल की पैदाइश हुई, जो जैसे साइमा की दुनिया ही बदल गई। वो अब एक मुकम्मल माँ बन चुकी थी, जिसका ओढ़ना बिछोना सिर्फ उसके बच्चे थे। बिलाल के आने के बाद साइमा उन दोनों बच्चों की परवरिश में इस कदर मसरूफ़ हो गई कि उसे अपनी ज़ात का भी होश न रहा। उसकी वो जवानी, वो रूप और वो दिलकशी जो कभी मुझे उसका दीवाना बनाती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता उन बच्चों की जिम्मेदारी और घर के कामों की नज़र होने लगी थी। उसके चेहरे की रौनक अब थकन में बदल चुकी थी। वो पहले की तरह तैयार नहीं होती थी और ना ही अब वो मेरे लिए वक्त निकाल पाती थी, क्योंकि अनम और बिलाल दोनों ही बहुत शरारती थे और सारा दिन उसे नचा कर रखते थे। अक्सर ऐसा होता है कि मैं रात को काम से वापस आता तो वो बच्चों को सुलाते सुलाते खुद भी थक कर सो चुकी होती थी। मेरे लिए यह सूरत आल एक तरह से नेमत साबित हुई, क्योंकि साइमा की बस मसरूफियत ने मुझे वो वक्त और वो आज़ादी दे दी थी जिसकी मुझे तलाश थी। जब मैं देखता कि वह गहरी नींद सो चुकी है तो मैं बहुत खामोशी से दोस्तों की महफिलों का बहाना बनाकर घर से निकल जाता। मेरे कदम एक बार फिर उन्हीं ऐशाइशों के ठिकानों की तरफ उठने लगे थे जहाँ रातों को दिन में बदल दिया जाता था। मैंने शहर के एक होश इलाके में एक खुफिया ठिकाना बना लिया था, जहाँ मैंने दुनिया भर की आसाइशें जमा कर रखी थी। वहाँ शराब की बोतलें, मौसी का शोर और नित नई लड़कियों का आना जाना मेरा मामूल बन गया था। फैज़ान अब मेरा दायां हाथ बन गया था। वो जानता था कि मुझे अब साइमा में कोई कशिश महसूस नहीं होती, इसलिए वह हर रात मेरे लिए किसी नए चेहरे का इंतज़ाम करता। मैंने अपनी दौलत का इस्तेमाल इस बेदर्दी से करना शुरू किया कि अब लोग मुझे इस बाज़ार का बेताश बादशाह समझने लगे थे। मेरी ज़िंदगियाँ अब मुकम्मल तौर पर दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। दिन के वक्त में कामयाब बिजनेसमैन और एक जिम्मेदार बाप बनकर अनम और बिलाल के साथ खेलता, उनके लिए महंगे खिलौने लाता और साइमा को जताता कि मैं कितना थक चुका जाता हूँ। लेकिन रात होते ही मेरा दूसरा रूप सामने आ जाता। मैंने अपनी अय्याशियों के दौरान कई गरीब ख़ानदानों की इज़्ज़तों से खेला। मैंने कई ऐसी लड़कियों की नौकरियों का झांसा देकर अपनी उस खुफिया ठिकाने पर बुलाया जिनके वालिदैन अस्पतालों में दम तोड़ रहे थे।
मैं उनकी बेबसी का तमाशा देखता और फिर उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें ज़लीलो ख्वार कर देता। कुदरत मुझे मुसलसल ढील दे रही थी। मेरा कारोबार फैलता जा रहा था और मेरे बैंक बैलेंस में इजाफा होता जा रहा था। मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं जो आग दूसरों के घर में लगा रहा हूँ वो एक दिन मेरे अपने आंगन को भी जला देगी। मैं नशे की धुन में इस कदर आगे निकल गया था कि अब मुझे आम नशा सुकून नहीं देता था। मैंने महंगी और नायाब मंशियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया था जिसने मेरे अंदर का दरिंदा मज़ीद बेकाबू हो जाता। मैंने कई बार अपनी बेटी अनम के सर पर हाथ रखते हुए भी ये नहीं सोचा कि जिन लड़कियों की ज़िंदगियाँ मैं बर्बाद कर रहा हूँ वे भी किसी की बेटियाँ हैं। मैंने साइमा की वफादारी का जनाजा निकाल दिया था। वो बेचारी जो मेरे झूठे प्याले धोकर और मेरी कमीज़ों से पसीना साफ करके ये समझती थी कि उसका शौहर दुनिया का बेहतरीन इंसान है। उसे क्या मालूम था कि मैं किन खलास्तों में लथपथ होकर वापस आता हूँ। मेरी ज़िंदगी अब रंगीनियों और गुनाहों का एक ऐसा समुंदर बन चुकी थी जिसमें डूबते हुए मुझे मज़ा आ रहा था। मैंने अपनी ताकत और पैसों के बलबूते पर कानून को भी अपनी जेब में रखा हुआ था। अगर कोई लड़की शोर मचाने की कोशिश करती तो मुझे पैसों से खामोश करवा देता या फैज़ान के गुंडों के ज़रिए उसे डरा धमका कर शहर छोड़ने पर मजबूर कर देता। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और मेरी बेटी अनम जवान होकर कॉलेज जाने लगी। वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी हसीन थी, लेकिन मैं अपनी हवस में इस कदर अंधा था कि मुझे अपनी ही बेटी के शबाब में भी दूसरों की बेटियों के जिस्मों की भूख नज़र आती थी। मैंने अपनी इस दोहरी ज़िंदगी को इस कदर महारत से छुपाया हुआ था कि कभी साइमा को शक न हुआ और वह अब भी मुझ पर अंधा एतबार करती थी। और यही एतबार मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार था जिसकी आड़ में मैं अपने काले धंधे और अय्याशियाँ जारी रखे हुए था। एक तरफ मेरा बेटा बिलाल स्कूल में मेडल जीत रहा था और दूसरी तरफ मैं किसी मासूम लड़की का सौदा कर रहा होता था। यह तसाद मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था और मैं इस पर फ़ख्र करता था कि देखो मैं कितना होशियार हूँ कि कोई मुझे पकड़ ही नहीं सका। लेकिन मैं ये भूल गया था कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और जब वो बरसती है तो फिर बचाव का कोई रास्ता नहीं रहता। मेरी अय्याशियों की यह कहानी अब अपने एक हौलनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ कुदरत ने मेरे लिए एक ऐसी सज़ा लिखी थी जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैंने बरसों से अपने वालिदैन और बहन भाइयों से कोई राब्ता नहीं रखा था। मुझे लगता था कि वो मेरे इस चमक धमक वाली ज़िंदगी में फ़िट नहीं बैठते। लेकिन एक दिन अचानक मेरे घर की घंटी बजी और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी बड़ी बहन शाहिदा को खड़ा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसे देखकर मैं बुरी तरह रोने लगा। वो मेरी बड़ी बहन थी जिसने बचपन में मुझे माँ की तरह पाला था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। अगर अच्छा मेरे माँ बाप की वजह से घर छोड़ा था और पैसों की खातिर अपनी ज़िंदगी बदल ली थी, लेकिन खून के रिश्ते की मोहब्बत अब भी मेरे दिल के किसी कोने में ज़िंदा थी। वो मेरे गले लगकर बहुत रोई। उसकी हालत देखकर मेरा दिल कट गया। उसने बताया कि अम्मा अब्बा का इंतकाल हो चुका है और वो उनकी वफ़ात के बाद मेरा नाम पुकारते रहे थे। ये सुनकर मुझे अपनी दौलत मिट्टी लगने लगी। उसने यह भी बताया कि वह अब बेवा है और अपने बच्चों के साथ बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रही है। मैंने उसी वक्त फ़ैसला किया कि मैं अपनी बहन को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसकी भरपूर हमारी मदद करने की कोशिश कर दी। फिर हमारा उसका घर आना जाना शुरू हो गया और यूँ मेरी बीवी साइमा का भी उसके साथ एक गहरा ताल्लुक़ जुड़ गया। अक्सर शाहिदा की जवान बेटी मरियम हमारे घर आ जाती और अनम के साथ खूब इंजॉय करती। मैं भी अपनी भांजी को देखकर बहुत खुश होता। मरियम बिल्कुल वैसी ही मासूम थी जैसे कभी शाहिदा हुआ करती थी, मगर मेरे अंदर का दरिंदा अपनी भांजी को देखकर सो जाता था क्योंकि वे मेरा अपना खून था। मरियम जवान थी और उसकी शादी के लिए शाहिदा बहुत परेशान थी। मैंने अपनी पहचान और कारोबारी हल्के का फ़ायदा उठाया और अपनी एक जानने वाले शरीफ घराने में मरियम का रिश्ता करवा दिया। मरियम की शादी की तारीख तय हो गई थी और पूरा घर खुशियों से भर गया था। शाहिदा दूसरे शहर में रहती थी, इसलिए शादी भी वहीं से हो रही थी। साइमा और अनम शादी की तैयारियों में इस कदर मगन थीं कि घर में हर वक्त कपड़ों और जेवरात की बातें होती। मुझे खुशी थी कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ कर रहा हूँ, मगर मैं ये नहीं जानता था कि गुनाहों का हिसाब उस वक्त शुरू होता है जब इंसान समझता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। शादी के दिन करीब आने लगे तो अनम ज़िद करने लगी कि पापा हम पहले ही फूफो के घर चलेंगे, वहाँ सब कज़िन्स मौजूद होंगे तो बहुत मज़ा आएगा। मेरी बेटी को अपने फूफो की बड़ी मोहब्बत थी और इत्तेफाक से उसके स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टियाँ भी थी, इसलिए उनका शौक़ दीदनी था। साइमा ने एक शाम मुझसे पूछा कि क्या वो बच्चों को लेकर पहले चली जाएं क्योंकि वहाँ काम बहुत होंगे और शाहिदा अब आप अकेली हैं। ये सुनकर मैं फ़ौरन राज़ी हो गया क्योंकि मेरे जहन में तो पहले ही शैतानी मंसूबे चल रहे थे। उसके पीछे मुझे भी अय्याशी का खुला मौका मिला था और घर में टोक टोक करने वाला कोई न होता, इसलिए मैंने बड़े प्यार से साइमा से कहा कि ठीक है तुम चली जाओ, मैं यहाँ के ज़रूरी काम निपटा कर शादी से एक दिन पहले पहुँच जाऊँगा। साइमा खुश हो गई और उसने सारा सामान समेट कर बच्चों के साथ ड्राइवर के ज़रिए दूसरे शहर के लिए
راستے سفر باندھ لیا۔ میں نے ننھے بلال کو الوداع کیا اور جیسے ہی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی میرے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور اپنے موبائل سے فیضان کا نمبر ملایا۔ میں نے اس سے کہا کہ فیضان اب میدان صاف ہے، کوئی ایسا انتظام کر کہ یہ راتیں یادگار بن جائیں۔ فیضان نے قہقہہ لگایا، کہا کہ رضا تو فکر مت کر، تیرے لیے ایک ایسی چیز ڈھونڈ کر لاؤں گا کہ تو سب بھول جائے گا۔ پیچھے سے میں نے گھر میں اپنی منمانی شروع کر دی۔ میں نے الماری سے اپنی وہ مہنگی شراب نکالی جو میں نے خاص موقعوں کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے گھر کے بڑے ہال میں اونچی آواز میں موسیقی لگا دی اور اپنی مخصوص دوستوں کو بلا لیا۔ ہم نے اس رات خوب ڈرنک کی۔ اگلے 2 دن میں نے اسی مدہوشی میں گزارے، یہاں تک کہ فیضان کا دوبارہ فون آیا۔ اس نے بتایا کہ ہوٹل میں بالکل کنواری اور ان ٹچ لڑکی آئی ہے جس کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور منہ بولی قیمت ادا کر کے اسے ایک رات کے لیے بک کر لیا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی درست کر رہا تھا۔ چہرے پر وہی فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں وہی پرانی ہوس کی چمک تھی۔ میں نے اپنی مہنگی خوشبو کا اسپرے کیا اور اس گندے انجام کی طرف نکل پڑا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں ہوٹل پہنچا تو فیضان میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے چابی تھمائی اور کہا کہ رضا آج تیری قسمت کھل گئی ہے۔ میں نے چابی لی اور کمرہ نمبر 402 کی طرف بڑھا۔ میرا پورا جسم زور سے کانپ رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور بیڈ پر وہ لڑکی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی اور اسے مخاطب کیا کہ گھبراؤ مت جانے من، میں آ گیا ہوں۔ جیسے ہی میں نے اس کے قریب جا کر زبردستی اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سامنے میری اپنی بھانجی مریم بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھ میں وہ کرب تھا جو میں نے برسوں پہلے زہرا کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا اس کے لبوں سے صرف ایک لفظ نکلا، مامو جان، اور وہ ایک لفظ میں میرے وجود کے پرخچے اڑا گیا۔ مریم کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ وہ دیکھتے ہی بیڈ سے بھاگ کر آئی اور روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا پورا وجود پگھل کر ختم ہو گیا ہو۔ میرے ہاتھ پتھر کے ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھوں، اسے تسلی دوں تو کیسے دوں، اور اسے کیسے بتاؤں کہ میں بھی وہی درندہ ہوں جس کے آج کی رات کے لیے اس کا سودا کیا تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور اس کی ہچکیاں اس کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ وہ میرے سینے میں اپنا سر چھپائے ہوئے ہانفتے ہوئے کہنے لگی کہ مامو مجھے یہاں سے نکالیں، مجھے بچا لیں، میں بہت بڑی گنہگار ہوں۔ میں نے ایک لڑکے سے محبت کری تھی اور اس نے مجھے شادی کا جھانسا دے کر گھر سے بھاگنے کو کہا تھا۔ میں اپنی ماں کی عزت اور آپ کا بھرم سب بھول کر اس کے ساتھ شادی سے پہلے ہی گھر سے بھاگ نکلی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میرا سہارا بنے گا، لیکن وہ یہاں مجھے لا کر فروخت کر بیٹھا۔ وہ مجھے اس کمرے میں چھوڑ گیا اور کہنے لگا کہ اب سے یہی تمہاری زندگی ہے۔ مامو مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی ماں کا سر جھکا دیا، لیکن خدا نے آپ کو بھیج دیا تاکہ مجھے آپ بچا سکیں۔ مریم کی یہ باتیں میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہی تھیں۔ میرا ضمیر جو برسوں سے سویا ہوا تھا آج وہ مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ مجھے اپنے وہ سارے گناہ یاد آنے لگے جب میں نے دوسری لڑکیوں کو اسی طرح بیچا تھا یا ان کا سودا کیا تھا۔ آج قدرت نے مجھے وہ آئینہ دکھا دیا تھا جس میں مجھے اپنی شکل ایک شیطان جیسی نظر آ رہی تھی۔ مریم کو کیا معلوم تھا کہ جس ماموں کو وہ اپنا مسیحا سمجھ رہی تھی وہ دراصل اس کا خریدار بن کر آیا تھا۔ میں ساکت کھڑا رہا اور میرے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں تھا۔ مجھے اپنی بھانجی کی تڑپ دیکھ کر پہلی بار اس تکلیف کا احساس ہوا جو میں نے سینکڑوں لڑکیوں کو دی تھی۔ میرے اندر ایک ایسی آگ جل رہی تھی جو مجھے اندر ہی اندر بھسم کر رہی تھی۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اسے اپنے سے الگ کیا اور اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور مجھ پر بھروسہ دونوں موجود تھے، اور یہی بھروسہ میرے لیے سب سے بڑا سزا بن گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر آج میں یہاں نہ آتا بلکہ کوئی اور ہوتا تو میری بہن کی بیٹی کا کیا انجام ہوتا۔ میں نے مریم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے کہا کہ مریم خاموش ہو جاؤ، اب میں آ گیا ہوں، اب کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے اس کے سر پر اس کی گری ہوئی چادر اڑائی اور اسے اپنے ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ راہداری میں فیضان کھڑا تھا، اس کے چہرے پر وہی کمینی مسکراہٹ تھی اور وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مریم کو میرے ساتھ دیکھا تو اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر میں نے غصے اور حقارت سے بھرے ایک اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ میری آنکھوں میں اس وقت ایسی وحشت تھی جو فیضان کی زبان گونگی ہو گئی۔ ہوٹل کا عملہ اور وہاں موجود دیگر لوگ ہمیں حیرت سے دیکھ رہے تھے، مگر کسی نے اتنی ہمت نہیں کی کہ رضا کو روک سکے، کیونکہ وہ سب مجھے اور میری طاقت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ میں مریم کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے پارکنگ تک لایا تھا اور اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھا دیا تھا۔ وہ ابھی سسکیاں لے رہی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہوٹل سے دور نکل آیا۔ کچھ دور جا کر میں نے گاڑی ایک سنسان جگہ پر روکی اور فیضان کو فون کیا۔ فیضان نے فون اٹھاتے ہوئے پوچھا کہ رضا بھائی یہ کیا معاملہ تھا، آپ لڑکی کو لے کر کہاں نکل گئے؟ میں نے گرجتے ہوئے اسے کہا کہ فیضان وہ لڑکی میری سگی بھانجی تھی۔
یہ سن کر فون کے دوسری طرف سناٹا چھا گیا۔ فیضان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس نے آج کس کا سودا کیا تھا۔ میں نے اسے دھاڑتے ہوئے کہا کہ جس لڑکے نے اسے وہاں پہنچایا اسے کسی بھی طرح میرے سامنے لا کر کھڑا کرو۔ مجھے وہ کتا ہر حال میں چاہیے جس نے میرے خون پر ہاتھ ڈالنے کی جرات کی ہے۔ اگر وہ مجھے نہ ملا تو یاد رکھنا کہ میں اس ہوٹل کو اور تم سب کو مٹی میں ملا دوں گا۔ میں نے فون بند کر دیا اور اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مریم پیچھے بیٹھی میری حالت دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میرا رونا اس کے دکھ میں نہیں بلکہ اپنے گناہوں کی شناخت پر ہے جو قدرت نے آج مجھے دکھائی تھی۔ میں نے آئینہ دیکھا تو مجھے اپنا چہرہ کسی درندے جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج تو میں نے اپنی بھانجی کو بچا لیا، لیکن ان سینکڑوں بیٹیوں کا کیا جن کا سودا میں خود اسی فیضان کے ساتھ مل کر کرتا رہا ہوں۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ گندے کام کا انجام گندا ہوتا ہے۔ میں نے مریم کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی باقی کی زندگی اس گناہ کے کفارے میں گزاروں گا، مگر وہ داغ جو میرے دامن پر لگ چکا تھا اسے کوئی سمندر بھی نہیں دھو سکتا تھا۔ میں نے مریم کو بہت سنبھال کر اس کے گھر پہنچایا۔ خوش قسمتی سے اس کے بھاگنے کی خبر ابھی پھیلی نہیں تھی، اس لیے معاشرے کی نظروں میں اس کی عزت بچ گئی تھی۔ شاہدہ آپا کو میں نے بس اتنا بتایا کہ وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہو کر پریشان تھی اور میں اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ مریم کے چہرے پر موجود ندامت اور میری آنکھوں میں موجود کرب کو کسی نے نہیں پہچانا۔ اگلے ہی دن فیضان نے اس لڑکے کو ڈھونڈ نکالا جس نے مریم کو دھوکہ دیا تھا۔ میں نے اسے ایک گودام میں بند کروا کر جی بھر کر اپنی نفرت نکالی، مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ میں خود بھی تو اسی کا عکس ہوں۔ میں نے اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ پہلے بھی کئی معصوم لڑکیوں کو اس طرح دھوکہ دے کر فروخت کر چکا تھا۔ اسے تو اس کے گناہوں کی سزا مل گئی تھی اور وہ سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا، مگر میں اکیلا بیٹھا اپنے کمرے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکے کا جرم تو سامنے آ گیا، لیکن میں نے ان گناہوں کا کیا جو میں برسوں سے شرافت کی چادر اوڑھ کر کرتا رہا ہوں۔ میں نے کتنی ماؤں کے کلیجے چھلنی کیے تھے اور کتنے باپوں کی دستاریں اچھالی تھیں۔ آج قدرت نے مریم کی شکل میں مجھے میرا ہی آئینہ دکھایا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ پولیس کی وہ کوٹری اس لڑکے کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے ہونی چاہیے تھی۔ میں نے اپنی دولت، اپنی عیاشی اور اپنے تکبر کی وہ بلند عمارت اپنی آنکھوں سے زمین بوس ہوتے دیکھی۔ میرے پاس اب سب کچھ تھا مگر سکون کا ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ مریم کی شادی خیر و عافیت سے ہو گئی، لیکن میں اس شادی میں ایک زندہ لاش بن کر شریک ہوا۔ جب بھی مجھے کوئی مریم کی شادی کروانے پر دعائیں دیتا تو وہ دعائیں میرے سینے میں خنجر بن کر لگتی۔ میں نے اپنے کالے دھندوں سے توبہ کر لی اور فیضان جیسے لوگوں سے ہمیشہ کے لیے ناطہ توڑ لیا، مگر وہ رات اور مریم کی وہ چیخ آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ میں نے توبہ تو کر لی تھی، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں مکافات عمل ابھی ختم نہ ہوا ہو، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ گندے کام کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا اور انسان جو بوتا ہے اسی کو کاٹنا پڑتا ہے، چاہے وہ کتنا طاقتور کیوں نہ ہو۔ دھنیہ واد دوستو۔